सममिति के तत्व। किसी यौगिक में प्राय निम्न 3 प्रमुख सममिति के तत्व हो सकते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि किसी भी कंपाउंड के लिए हम लोग लगभग 23 सिमेट्रिकल एलिमेंट की बात करते हैं, यानी लगभग 23 सममिति के तत्व होते हैं। लेकिन हमें उन सब की यहाँ बिल्कुल भी नीड नहीं होती। हमारे लिए बेसिकली बोर्ड के हिसाब से केवल 3 ही सिमेट्रिकल एलिमेंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से एक है सममिति का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है सममिति का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है सममिति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो आप इनमें से केवल 2 ही चेक कर लें। 2 कौन कौन से चेक करेंगे बताओ जरा। आपको 2 सिमेट्रिकल एलिमेंट चेक कर लेने हैं। एक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हमने POS कहा है यानी सममिति का तल, और दूसरा चेक करना होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे हमने COS कहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सममिति के तल की यानी सिमेट्रिकल प्लेन की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि सममिति का तल क्या होता है। एक काल्पनिक तल होगा जिसके द्वारा आप किसी भी मॉलिक्यूल को 2 बराबर के हिस्सों में बांटेंगे, और वो जो 2 बराबर के हिस्से बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे भी होंगे। तो जरा ध्यान दें आप लोग कि सममिति का तल क्या होता है। तो देखो, वह काल्पनिक तल हाइपोथेटिकल प्लेन होता है जिसके द्वारा किसी अणु को 2 समान हिस्सों में बांटा जा सकता हो, सममिति का तल कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे कि सममिति का तल क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, यह एक काल्पनिक तल है जिसके द्वारा किसी अणु को 2 समान हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ ये आवश्यक है कि अणु के दोनों हिस्से एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए यानी मिरर इमेज जैसे होने चाहिए। जैसे आपके सामने ये क्या बना हुआ है, A बना हुआ है, बना है। अब आप एक बात बताओ, आप किसी भी तरह से A के 2 इक्वल हाफ कर सकते हैं, 2 समान हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, जैसा प्लेन उसमें बनाया गया है सेम वैसा ही प्लेन आप यहाँ बना दें और A को इस तरह से आप 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये दोनों इक्वल हाफ जो बनेंगे ये दोनों ये इस तरह से होंगे। सही बात है कि नहीं है। और ये दोनों इक्वल हाफ जो होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे भी होंगे। देखो, अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मिरर, तो जब आप इस हिस्से को मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा, और जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा। यानी ये वो प्लेन है जिसके द्वारा आप इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और वो इक्वल हाफ, वो समान हिस्से जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे भी आपको लगेंगे। इसलिए यही इसके लिए क्या होगा, सममिति का तल होगा। क्या होगा, सममिति का तल, जिसे बोलेंगे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो समझ गए सममिति का तल क्या होता है। सममिति का तल वो काल्पनिक तल होगा जिसके द्वारा आप किसी भी मॉलिक्यूल के 2 बराबर के हिस्से करेंगे। यही नहीं, वो बराबर के हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे भी होंगे। तो जरा यहाँ पर आप देखें गौर से, देखो ये A है और A को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे, ऐसे यहाँ से कट कर दो इसको, आधा A इधर और आधा A इधर, दोनों बराबर के हिस्से होंगे। इसलिए ये क्या है, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है, ये प्लेन ही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है। चूंकि ये प्लेन ऐसे वर्टिकली लगाया है, ऊर्ध्वाधर लगाया है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर तल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी का लेटर है आपका B को देखो जरा, अगर मैं B को ऐसे कट करूं तो इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यानी इस बार मैं ऐसे कट कर रहा हूं, जब मैं इस B को ऐसे कट करूंगा तो आप खुद ही देखो, एक हिस्सा ऐसा बनेगा और दूसरा हिस्सा ऐसा बनेगा। दोनों हिस्से एक दूसरे के इक्वल होंगे, और अगर इनके बीच में मिरर लगा दूं तो आप खुद ही देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और जब इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। यानी ये वो प्लेन है जिसके द्वारा B के 2 इक्वल हाफ किए जा सकते हैं, 2 समान हिस्से किए जा सकते हैं। इसलिए यही इसके लिए क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो प्लेन हमने लगाया है ये दरअसल हॉरिजेंटल लगाया है ऐसे, जबकि ये वाला प्लेन हमने लगाया था वर्टिकल, तो इसे कहा था ऊर्ध्वाधर तल।
तो इसे कहेंगे हम लोग क्षैतिज तल। तो समझ गए कि सममिति के तल का क्या मतलब है। सममिति का तल वह काल्पनिक तल है जिसके द्वारा किसी अणु को दो समान हिस्सों में बांटा जा सकता है, सममिति का तल कहलाएगा। यहाँ ये आवश्यक है कि अणु के दोनों हिस्से एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। तो आप जानते ही हैं। अब हम लोग किसी रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर सममिति का तल लगाते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है। क्या है? CH4। अब आप बताओ CH4 में कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। अब आपको इसके 2 बराबर के हिस्से करने हैं, तो आप इसके 2 बराबर के हिस्से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा। आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे। जब आप ऐसे कट करेंगे तो देखो ऐसे कट करना है, तो जो प्लेन में आ जाएगा उसके तो 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। ये H आधा आधा हो जाएगा, ये H भी आधा आधा हो जाएगा, ये कार्बन भी आधा आधा हो जाएगा। आधा कैसे भाई? देखो आपने ऐसे कट किया तो आधा H इधर और आधा H इधर, ऐसे कट किया। आधा C इधर आधा C इधर, ऐसे ही कट करोगे। आधा H इधर आधा H इधर, तो इन सबके तो बराबर के हिस्से हो ही जाएंगे। जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो इधर वाले हिस्से को क्या मिलेगा? इधर वाले हिस्से को H। जब आप ऐसे कट करोगे तो इधर वाले हिस्से को भी क्या मिलेगा? H। तो बताओ इक्वल हाफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप CH4 देखो, ये एक्चुअली CH4 प्लेनर नहीं होता, बट हमने इसको प्लेनर शो किया है और हम चाह रहे हैं कि हम इसको ऐसे ही काट के देख लें, तो हम ऐसे काट के देख लेंगे इसको। देखो हमने ऐसे ही तो लिखा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसे मुझे इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ? जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये H आधा हो जाएगा, ये कार्बन आधा हो जाएगा, ये H भी आधा हो जाएगा। इधर वाले हिस्से को कौन मिलेगा? ये H। और इधर वाले हिस्से को क्या मिलेगा? ये H। तो देखो बराबर के हिस्से होंगे कि नहीं होंगे? इधर भी H जाएगा और इधर भी H जाएगा। इसलिए यही इसके लिए क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट मैंने आपको बताया है कि अगर आप 3D में प्लेन लगाते हैं तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता? टेट्राहाइड्रल होता है। और टेट्राहाइड्रल में प्लेन लगाने का तरीका क्या है? कोई 2 बॉन्ड तो उसके प्लेन में आ जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किस में आ चुके हैं? प्लेन में आ चुके हैं। ये वाला जो बॉन्ड है जिसे हम लोग बेस बॉन्ड कहते हैं, ये कहाँ है? प्लेन से बाहर। और ये जो बॉन्ड है जिसे हम लोग डैश बॉन्ड कहते हैं, ये कहाँ है? प्लेन के पीछे की तरफ। तो देखो जो प्लेन में आ गया है उसके तो इक्वल हाफ हो ही जाने हैं, ठीक है। इसलिए प्लेन में जो आया है उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है ये, अब ये H प्लेन में आया है तो इसके 2 हाफ हो जाएंगे। कैसे होंगे? आधा हाफ इधर आएगा और आधा हाफ उधर जाएगा। ये प्लेन ऐसे लगा है, ऐसे, ठीक है। जब ये प्लेन ऐसे लगा है तो ये वाला बॉन्ड तो कहाँ आ रहा है? बाहर। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है? प्लेन के पीछे। तो प्लेन ऐसे है, ऐसे कट कर रहे हो। ऐसे कट करोगे तो जो जो एटम प्लेन में आ जाएंगे ना, उनके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो ये H प्लेन में आएगा, इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। ये भी प्लेन में आएगा, इसके भी 2 इक्वल हाफ, और इस कार्बन के भी 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। इक्वल हाफ किनके नहीं होंगे? जो प्लेन में नहीं आएंगे। ये H प्लेन के पीछे है और ये वाला H कहाँ है? प्लेन के बाहर की तरफ। तो जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये वाला H एक्चुअली कहाँ आ रहा है? प्लेन से बाहर। तो जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो बाहर वाला H कहाँ आकर गिरेगा? बाहर वाले हिस्से में। ये वाला H कहाँ है? प्लेन के पीछे। तो जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो पीछे वाला H कहाँ गिरेगा? पीछे वाले हिस्से में। क्योंकि दोनों तरफ H H है, इसलिए बाहर वाले हिस्से को भी H मिलेगा और पीछे वाले हिस्से को भी H मिलेगा। ये इनके इक्वल हाफ हो जाएंगे। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी ये देखना है तो सबसे पहले टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री समझा करें कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री इस तरह की होती है। क्या ये जियोमेट्री प्लेनर है? नहीं। तो बताओ बोर्ड के प्लेन में कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? बोर्ड के प्लेन में एक तो ये बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक ये वाला बॉन्ड आ रहा है। ये 2 तो बोर्ड के प्लेन में है। ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है? ये बॉन्ड बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है ना बोर्ड के प्लेन से। और ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है? ये बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा? बस आपको यही याद रखना है और बोर्ड के प्लेन के पैरेलल ही आपको प्लेन लगा देना है। जैसे मान लो मैंने ये प्लेन बना दिया है, अब आपको तो पता है इसी प्लेन से कट करना है। तो इस प्लेन में कौन कौन आ जाएगा? 2 H आ जाएंगे, एक ये वाला H और एक ये वाला H।
आ गए कि नहीं आ गए? तो जब इस प्लेन से कट करूंगा तो ये H कार्बन H हाफ हो जाएंगे इनके, तो इक्वल। एक बॉन्ड कहाँ आएगा? इससे बाहर, वहां कौन जुड़ा हुआ है? H। तो जब इस प्लेन से कट करूंगा तो ये H कहाँ आकर गिरेगा? बाहर। और एक बॉन्ड कहाँ जाएगा? प्लेन के पीछे, वहां भी क्या लगा है? H। जब इसी प्लेन से कट करूंगा तो ये H कहाँ जाके गिरेगा? पीछे जाके गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्लास नोट्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इसके इस प्लेन से इक्वल हाफ करोगे तो हो जाएंगे, ये H बाहर वाले हिस्से को मिलेगा और ये पीछे वाले को, इनके हाफ हो ही जाएंगे। आधा बाहर वाले को मिलेगा और आधा H पीछे वाले को मिलेगा। आधा H बाहर वाले को मिलेगा, आधा H पीछे वाले को मिलेगा। इसलिए यही इसके लिए क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन लगाते समय बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या? कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब प्लेन लगाओगे तो दो बॉन्ड तो प्लेन में आ जाएंगे। एक बॉन्ड हमेशा प्लेन से बाहर जाएगा और एक बॉन्ड हमेशा प्लेन के पीछे जाएगा, ठीक? आप किसी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में प्लेन ऐसे लगाएं कि उसमें जो सिंगल एटम है ना, जो अकेला एटम है, वो जरूर प्लेन में आना चाहिए, ठीक है? जो डबल है वो प्लेन में मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिंगल है ना वो जरूर प्लेन में आना चाहिए, ताकि उसके दो इक्वल हाफ हो जाए। आधा एटम बाहर वाले को हिस्से को मिल जाए और आधा पिछले वाले हिस्से को मिल जाए, क्योंकि वो सिंगल है। अब वो सिंगल अगर किसी एक हिस्से में चला गया तब तो इक्वल हाफ नहीं होंगे, और अगर उस सिंगल एटम के ही आपने दो बराबर के हिस्से कर दिए, आधा एटम एक हिस्से को मिल गया और आधा एटम दूसरे हिस्से को मिल गया, तो फिर इक्वल हाफ हो जाएंगे। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जरा देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। देखो, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें सममिति का तल हमें लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर लिखें। प्रोपेन है भाई, तो कितने कार्बन होंगे? 3। 1 पर क्लोरीन है तो किसी एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन जोड़ना है आपको। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 बॉन्ड तो है ही, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, यहाँ 2 और यहाँ 3। सही है? अब देखो, इस वाले कार्बन को देखो, आप देख रहे हो, सही है? ये चूंकि सभी कार्बन sp3 हाइब्रिड होंगे, इसलिए सब टेट्राहेड्रल होंगे। तो इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को टेट्राहेड्रली शो करो। तो 2 बॉन्ड आएंगे प्लेन में, एक आएगा प्लेन से बाहर और एक जाएगा प्लेन के पीछे। जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी अभी मैंने क्या कहा कि जो सिंगल हो ना एटम, उस एटम को प्लेन में जरूर रखना है, या ग्रुप सिंगल हो, ठीक? अब देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जरा गौर से देखो, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक क्या जुड़ा है? CH3 ग्रुप, और एक क्या जुड़ा है? CH2Cl ग्रुप, यही तो जुड़े हैं। अब जरा ध्यान देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इनको प्लेन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अकेला कौन है? CH3 अकेला है इस कार्बन से, और CH2Cl भी इस कार्बन से अकेला जुड़ा है। हाइड्रोजन तो डबल है, तो इनको प्लेन में रखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे देखो जरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 और यहाँ लिख देता हूँ मैं CH2Cl। हाइड्रोजन डबल है, एक हाइड्रोजन बाहर आ जाने दो और एक हाइड्रोजन पीछे चले जाने दो, ठीक? जो हाइड्रोजन बाहर आएगा वो बाहर वाले हिस्से को मिल जाएगा, जो पीछे आएगा वो पीछे वाले हिस्से को मिल जाएगा। तो जरा प्लेन लगाओ। प्लेन हमेशा बोर्ड के प्लेन में ही लगाया करें, इससे आपको सुविधा रहती है, ठीक? अब देखो, ये कार्बन है, सिंगल एटम या सिंगल ग्रुप प्लेन के अंदर आने चाहिए। अब सिंगल एटम या सिंगल ग्रुप कौन से हैं वो आप चेक कर लें। CH3 सिंगल है, प्लेन में आना चाहिए। प्लेन में क्यों आना चाहिए? ताकि इसके 2 बराबर के हिस्से हो जाएं, आधा CH3 इधर और आधा पीछे की तरफ। CH2Cl भी सिंगल है, मतलब सिंगल एटम या सिंगल ग्रुप से मतलब इस कार्बन पर एक ही CH2Cl तो है, 2 थोड़ी ना है। तो एक CH2Cl है, तो इसके 2 इक्वल हाफ बनने चाहिए। तो प्लेन में आ गया, इक्वल हो जाएंगे, ठीक? अब प्लेन से बाहर कौन जाएगा? प्लेन से बाहर जाएगा H, कोई टेंशन नहीं है। पीछे कौन जाएगा? पीछे भी कौन जाएगा? H, कोई टेंशन नहीं है। एक H बाहर मिल जाएगा, एक H पीछे चला जाएगा। इस प्लेन से कट कर दो, CH3 के 2 हिस्से हो जाएंगे, CH2Cl के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो ये तो 2 बराबर के हिस्सों में बट ही गया, ये भी 2 बराबर के हिस्सों में बट गया, ये कार्बन भी बट गया। कौन नहीं बटता? H और H, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए सामने वाले हिस्से को ये H मिलेगा तो पिछले वाले हिस्से को भी यही H मिलेगा, और यही इसके अंदर क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो जरा देखें आप लोग भाई, ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है? CH3, ये CH, CH2Cl, सही है? अब देखो जरा,
इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो और चारों ग्रुप में ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ग्रुप सिंगल हैं, मतलब 2 बार नहीं है। CH3 नहीं है 2 बार, CH2Cl भी 2 बार नहीं है, अकेले अकेले हैं। HH 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्लेन कैसे लगाना है, जो ग्रुप या एटम एक ही बार प्रेजेंट हो कार्बन पर उसको कट करते हुए, तो इसको कट करते हुए, इसको कट करते हुए आपको प्लेन लगाना है। मतलब आप ऐसे कट कर दें इसको। जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, दोनों ही इक्वल हाफ हो जाएंगे। हालांकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, तो अगर इसको आप 3D में भी शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, देखो ये कार्बन, इस कार्बन से जो ग्रुप सिंगल है, CH3 अकेला है, प्लेन में आना चाहिए, CH2Cl अकेला है, ये भी प्लेन में आना चाहिए। ये डबल है तो एक हाइड्रोजन बाहर आ जाना चाहिए, एक हाइड्रोजन पीछे चला जाना चाहिए। इजीली आप इसके 2 इक्वल हाफ कर देंगे। कैसे, आप इसको ऐसे कट कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। जब ऐसे कट करेंगे तो इसके 2 हाफ हो जाएंगे, इसके 2 हाफ हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा। यही इसके लिए क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे आप एक चीज याद रखें, एक चीज क्या याद रखें कि देखो इतना कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती 12th में। ये तो मैं आपको प्लेन लगाना बता रहा हूं, पहले भी कई लेक्चर में बता चुका हूं। आप तो एक बात याद रखें, यदि कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, A, B, मान लो D और मान लो E, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, कायरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, कायरल कार्बन। तो आपको बस ये देखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन है तो कभी भी उसके 2 इक्वल हाफ नहीं होंगे, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो देखो जरा, इसको आगे बढ़ाते हैं। मीसोटार्टिक अम्ल में समिति का तल होता है, इसके 2 समान हिस्से किए जा सकते हैं और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखो भैया, मीसोटार्टिक अम्ल ये होता है। अच्छा बताओ मुझे, मीसोटार्टिक अम्ल में कितने कार्बन हैं, ये तो बता ही दोगे। कितने कार्बन हैं, 4, 1, 2, 3, 4। अच्छा कितने COOH ग्रुप हैं, 2, एक COOH ये रहा और एक ये रहा। कितने OH हैं, 2, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने H हैं, 2। सही है। अब आप खुद ही सोचो और सोच करके मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो इसके 2 इक्वल हाफ बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप खुद ही देखो, ये मीसोटार्टिक अम्ल है। देखो जिस प्लेन से कट करते हो ना, उस प्लेन के दोनों तरफ सोचा करो। कैसे, इस प्लेन से कट किया है ना, तो इधर देखो क्या है, इधर C है, तो फिर नीचे भी C आना चाहिए, C आ रहा है। इस प्लेन से कट कर रहे हो ना, इधर क्या आ रहा है, H, तो फिर इधर भी H आना चाहिए। इसी प्लेन से कट कर रहे हो, इधर क्या आ रहा है, OH, तो फिर इधर नीचे की तरफ भी OH आना चाहिए। इसी प्लेन से कट कर रहे हो, यहाँ क्या आ रहा है, COOH, तो फिर इसी प्लेन के नीचे की तरफ यहाँ भी COOH आना चाहिए। ये बिल्कुल इक्वल हाफ हो रहे हैं। आप चाहें तो 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक COOH जुड़ा है। तो देखो C, एक क्या जुड़ा है, COOH, एक क्या जुड़ा है, OH, और एक क्या जुड़ा है, H। सही है। फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ, और इस वाले कार्बन से भी OH, COOH और H जुड़े हुए हैं। तो ये COOH, ये OH और ये क्या है, H। क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो इसके 2 बराबर के हिस्से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। जिस प्लेन से कट कर रहे हो उसके दोनों तरफ सोच लिया करें। कैसे सोचोगे, देखो इस प्लेन से कट किया, इस तरफ कार्बन है तो इस तरफ भी कार्बन है। इसी प्लेन से कट किया, ऊपर की तरफ COOH है तो इस तरफ भी COOH है। इसी प्लेन से कट किया, इधर H है तो इधर भी क्या है, H है। इसी प्लेन से कट करो, इधर OH है तो इधर भी क्या है, OH। ये तो इक्वल हाफ बन रहे कि नहीं बन रहे। अब आप खुद देखो, मीसोटार्टिक अम्ल के अंदर हमने कहा था कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है HOH, इधर आएगा COOH और ये COOH, ये है OH और ये है H। देखो मीसो फॉर्म की खास बात ये है कि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे। सेम ग्रुप सेम साइड होने से मतलब OH OH सेम साइड है, H H सेम साइड है, तब वो मीसो होगा।
क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे ना, तो जब आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, क्या बनाओगे 3D रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों OH सेम साइड है, इसलिए दोनों OH या तो बाहर आएंगे या जाएंगे पीछे की तरफ। दोनों H सेम साइड है, इसलिए दोनों H या तो बाहर आएंगे या जाएंगे पीछे की तरफ। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कार्बन को मैं टेट्राहाइड्रली शो करता हूँ, तो ये कर दिया मैंने C, ये लिख दिया मैंने COOH, सही है। अब एक OH और एक क्या है H, सपोज दैट मैंने OH को बाहर कर दिया और H को पीछे की तरफ कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, OH को पीछे और H को बाहर, ठीक, लेकिन आगे का रिप्रेजेंटेशन इसी के हिसाब से आपको फिक्स करना है, ठीक। अब ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने इसे दूसरे कार्बन से जोड़ दिया। अब जरा देखो इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर भी COOH, तो वो भी ऊपर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के ऐसे COOH है तो इस कार्बन के ऐसे COOH है कि नहीं है, ठीक। अब देखो दोनों OH सेम साइड है ना, अगर आपने इस कार्बन का OH बाहर रखा है तो आपको इस कार्बन का OH भी बाहर ही रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों OH सेम साइड है, तभी वो मीसो होगा, ठीक। दोनों H भी सेम साइड है, अगर आपने इस कार्बन का H पीछे की तरफ रखा है यानी डैश बॉन्ड पर रखा है तो इस कार्बन के H को भी आप डैश बॉन्ड पर ही रखें, ठीक। जब आप इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे तो आप खुद ही देख लो, मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे ये मीसो है या नहीं है, तो कैसे चेक करके बताओगे? अगर 3D में लिखा हुआ है, OH को देखो बाहर निकल रहा है, तो दूसरे कार्बन का OH भी बाहर आना चाहिए। दोनों OH बाहर हैं, इसका मतलब सेम साइड है। H को देखो प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है, डैश बॉन्ड पर है, तो दूसरे कार्बन का H भी प्लेन के पीछे की तरफ ही जाना चाहिए, जा रहा है, तो दोनों H भी सेम साइड हैं। इस तरह से दोनों OH भी सेम साइड है, यानी ये मीसो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? मीसो फॉर्म है। ध्यान रखोगे इस बात को। अब आपको इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ। इसके दो बराबर के हिस्से होंगे। प्लेन के ऊपर OH गया है तो नीचे भी OH आया है, ऊपर कार्बन गया है तो नीचे भी कार्बन आया है, ऊपर H गया है तो नीचे भी H है, इस तरफ ऊपर COOH है तो नीचे भी COOH है। दो बराबर के हिस्से हैं कि नहीं है? ठीक। अब जरा ध्यान दें, यहाँ मैं कट करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूँ? जब मैं ऐसे कट करूँगा तो ऐसे ही कट किया है ना, तो प्लेन के दोनों तरफ सोचना। इस तरफ क्या है? C, तो इस तरफ भी तो C है। इस तरफ ऊपर क्या है? COOH, तो इस तरफ भी COOH है। इस तरफ बाहर की तरफ क्या आ रहा है? बाहर की तरफ OH आ रहा है, तो इस तरफ भी तो बाहर की तरफ OH आ रहा है। इस वाले हिस्से को देखो, पीछे की तरफ क्या है? H, तो इस वाले हिस्से में भी पीछे की तरफ क्या है? H। तो ये वो प्लेन है जिसे आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब खास बात जरा ध्यान से देखें, ये कौन सा है? मीसो। और मीसो की क्या विशेषता है? सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, यानी OH OH सेम साइड, H H सेम साइड। ठीक। अब अगर मान लो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, ये OH इधर OH H अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मीसो नहीं है, ठीक है। अब आप इसके इक्वल हाफ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्या आप कहेंगे बिल्कुल कर देंगे, अभी अभी तो किया आपने, ऐसे हम कर देंगे। करो भैया, आपने ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। प्लेन के दोनों तरफ सेम आना चाहिए। प्लेन के ऊपर कौन है? कार्बन। नीचे कौन है? कार्बन, बिल्कुल सेम है। प्लेन के ऊपर ही ऊपर कौन है? COOH, तो प्लेन के नीचे कौन है? COOH, बिल्कुल सेम है। प्लेन के ऊपर कौन है? H, है कि नहीं है? प्लेन के नीचे कौन है? OH, तो H के अपोजिट कौन आया है? OH। क्या बराबर के हिस्से हैं? इधर देखो, इसी प्लेन के ऊपर कौन है? OH, तो फिर नीचे कौन है? H। तो बताओ जरा, ये क्या ये बराबर के हिस्से हैं? नहीं, क्योंकि एक हिस्से को OH मिला है इस तरफ, तो दूसरे हिस्से को H मिलेगा। एक हिस्से को इस प्लेन से कट करने पर ऊपर की तरफ H मिला है, तो दूसरे हिस्से को उस तरफ OH मिलेगा। ये बराबर के हिस्से नहीं है। देख लो भैया, यहाँ OH है तो यहाँ H है, तो यहाँ भी तो क्या है? H। ऊपर OH है तो नीचे भी क्या है? OH। क्या यहाँ ऐसा है? ऊपर OH है तो नीचे क्या है? H। क्या ये बराबर के हिस्से हैं? नहीं है। 3D रिप्रेजेंटेशन करो। जब आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या ध्यान रखोगे भैया? सबसे पहले एक कायरल कार्बन बना दो। बना दिया। इससे कौन जुड़ा है? COOH, जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, इससे एक बॉन्ड वेज होगा और एक बॉन्ड होगा डैश, ठीक है। कैसे भी लिख दो। आपने OH को यहाँ लिख दिया,
H को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो आपने अगले कार्बन से जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इससे क्या जुड़ा है इस कार्बन से COOH, तो आपने ये COOH जोड़ दिया। सही है। अब देखो जरा ध्यान देना, आपको तो पता है ना कि ये OH OH कहाँ है, अपोजिट है, बोले हैं कि नहीं, ये इस तरफ है OH और ये इस तरफ है। अब अगर इस कार्बन का OH बाहर है तो इस कार्बन का OH बाहर नहीं होगा बल्कि पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ ऐसा है, OH OH अपोजिट होंगे। तो अगर इसका OH बाहर है तो उसका OH कहाँ जाएगा, भीतर, पीछे की तरफ। ये H H भी तो अपोजिट है, अगर इसका H आपने पीछे की तरफ रखा है तो इसका H कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा देखो, क्या इसके इक्वल हाफ कर पाओगे आप। अब इसके इक्वल हाफ नहीं कर सकते, आप खुद ही देख लो। आपने कट कर दिया, इधर COOH इधर COOH, सही बात है, इधर कार्बन, सही बात है। इस हिस्से में बाहर की तरफ OH, इस हिस्से में बाहर की तरफ कौन है, H, क्या इक्वल हाफ है, नहीं है। इस हिस्से में पीछे की तरफ कौन है, H, इस हिस्से में पीछे की तरफ कौन है, OH, क्या इक्वल है, नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट POS लगाने की बात कर रहा हूँ। ठीक, देखो जरा सभी लोग इधर ध्यान दें। देखो हम कह रहे हैं आपसे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक कायरल कार्बन होता है, कितने कायरल कार्बन हो, एक, तब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़ दिया आपने, A, B, D और E, सही है। तो फिर इसके इक्वल हाफ नहीं होंगे, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि एक ही कायरल है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन आ गए, जैसे इसमें 2 कायरल कार्बन है, एक ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो फिर आपको उसका ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मीसो भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो मीसो हुआ तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इस तरह से। और मीसो की क्या विशेषता है, सेम ग्रुप सेम साइड में दिखाई दे जाएंगे, तो वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके 2 बराबर केस से हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन है और मीसो नहीं है, यानी सेम ग्रुप अपोजिट जा रहे हैं इस तरह से, तो उसके इक्वल हाफ नहीं होंगे। इक्वल हाफ नहीं होंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या सीखा है हमने यहाँ से, हमने यहाँ से यही सीखा है कि एक कायरल कार्बन है, केवल एक, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, उसके 2 इक्वल हाफ नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन है तो जरा देख लेना मॉलिक्यूल को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम ग्रुप सेम साइड में आ गए हों। कहाँ आ गए हों, सेम ग्रुप सेम साइड में आ रहे हों। सेम ग्रुप सेम साइड में आ गए तो मीसो हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर सेम ग्रुप अपोजिट चले गए हैं तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो उस विषय में आपको सोचना भी है और ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो चलिए जरा इधर देखो। तो हमने मीसो टार्टिक अम्ल की बात कर ली। अब आप देखें जरा, CH3Cl CH2Cl Br में सममिति का तल लगाइए। अब एक बात बताओ मुझे, CH3Cl हो चाहे CH2Cl Br हो, वैसा ही देख लो, क्या इनमें से किसी के भी पास कायरल कार्बन है। CH3Cl देखो, CH3Cl में क्या है, कार्बन से 3 H जुड़े हैं और एक क्या जुड़ा है, Cl। क्या ये कायरल कार्बन है। कायरल कब होता है, जब चारों डिफरेंट ग्रुप होते। यहाँ तो H सेम है, बोला है कि नहीं है, ये कायरल नहीं है। अब सिंगल ही कार्बन तो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा कौन है, CH2Cl Br। ठीक, इसको जरा देखो, इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl Br H और H। क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है, ये भी H है और ये भी H है। तो आप कुछ ना करें, आप कह दें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सॉरी, तो आप कुछ ना करें, आप कह दें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। अब प्लेन कैसे लगाओगे भैया, प्लेन लगाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया, वो क्या है कि प्लेन में उन एटम और ग्रुप को रखें जो सिंगल है, यानी जो 2 बार नहीं आए हैं। जैसे देखो यहां ध्यान देना, इसके अंदर सिंगल एटम कौन सा आया है, Cl, एक ही बार आया है। तो आप प्लेन ऐसे लगाए कि ये Cl उस प्लेन के अंदर आ जाए ताकि इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएं। तो देखो आप एक काम करें, ऐसे आपने प्लेन लगा दिया, ठीक, यहाँ आपने कार्बन रख दिया। अब आपको तो पता ही है कि Cl को आपको प्लेन में रखना है, क्यों, क्योंकि उसके 2 इक्वल हाफ बनाने हैं। तो ये Cl प्लेन में रख दिया, फिर ये H प्लेन में रख दिया, बाकी एक H कहाँ आ जाएगा, बाहर,
और एक H कहाँ चला जाएगा, पीछे। अब जरा सोच के बताओ, क्या इसके इक्वल हाफ नहीं होंगे? बिल्कुल। ये Cl तो आधा आधा हो ही जाएगा, ये H आधा हो ही जाएगा, ये कार्बन आधा आधा हो ही जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर वाले हिस्से को मिल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हिस्से को मिल जाएगा, बाहर भी हाइड्रोजन मिलेगा, पीछे भी हाइड्रोजन मिलेगा, इक्वल हाफ हो जाएंगे। ठीक, अब जरा दूसरे मॉलिक्यूल को देख लो। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, CH2Cl। प्लेन लगाने का तरीका क्या है, जो सिंगल एटम है उसको प्लेन में रखना है। H तो डबल हो गए, 2 H है तो इनको प्लेन में मत रखो। सिंगल कौन है, Cl और Br, तो बस इन्हीं को प्लेन में रखो। जब आप इनको प्लेन में रखोगे तो ये Cl है और ये कौन है, Br, इनको प्लेन के अंदर रख दो। अच्छा, इनको प्लेन में क्यों रखना चाह रहे हैं हम लोग, हम चाह रहे हैं ताकि इनके इक्वल हाफ हो जाएं। ठीक है, तो जरा इधर ध्यान दें आप लोग, जब आप इनको प्लेन में रखेंगे तो क्या होगा, ये Cl आधा हो जाएगा, ये Br आधा हो जाएगा, बाहर जो बॉन्ड आएगा उस पर एक H आ जाएगा और पीछे जो बॉन्ड आएगा उस पर भी एक H चला जाएगा। तो इक्वल हाफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो ध्यान देना, जब एक कायरल कार्बन हो तो इक्वल हाफ बनाना बेहद आसान है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने अगर क्या बोल दिया मैंने, तो ध्यान रखना, अगर एक कार्बन है ठीक है, तो अब देखो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ये Cl आधा हो गया, H आधा हो गया, ऊपर क्या मिल गया, H, और नीचे क्या आ गया, H, 2 इक्वल हाफ हो गए। देखो मैंने प्लेन कैसे लगाया है, मैंने प्लेन ऐसे लगाया है कि सिंगल एटम Cl जो है वो प्लेन में आ जाए, ताकि इसके 2 हिस्से हो जाए, इसके 2 हिस्से हो जाए। बाहर कौन मिलेगा, H, और पीछे कौन जाएगा, H, और यही इसके लिए क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, नेक्स्ट देखो CH2ClBr है। अब इसमें प्लेन कैसे लगाऊंगा, Cl और Br को प्लेन के अंदर रखूंगा। तो देखो Cl को भी कट करना है और Br को भी, ताकि इनके इक्वल हाफ हो जाए। तो इस Cl के 2 हिस्से हो जाएंगे, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्से को ये H मिल जाएगा, दूसरे को ये H मिल जाएगा, हो गई इक्वल हाफ। देखो मैंने प्लेन कैसे लगाया है, इसमें मैंने प्लेन ऐसे लगाया है कि जो एटम एक ही बार आ रहा है ना, वो आधा हो जाना चाहिए। Cl एक बार है, आधा हो जाएगा, Br एक बार है, आधा हो जाएगा, बाहर वाले हिस्से को ये H मिल जाएगा, पीछे वाले को ये H मिल जाएगा, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसके 2 इक्वल हाफ बन जाएंगे। ठीक, अब देखो सममिति के अक्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सममिति के अक्ष, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। इसे हम लोग AOS भी बोल देते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है भैया, सममिति का अक्ष वह अक्ष होता है जिससे किसी अणु को किसी कोण पर घुमाने पर मूल संरचना पुनः प्राप्त हो जाती है। अणु को हमेशा 360 डिग्री से कम कोण पर ही घुमाया जाता है। यानी अगर आप किसी भी अणु को 360 से कम डिग्री पर रोटेट करें और वही संरचना वापस से रिपीट हो जाए जैसी पहले थी, तो वो एक्सिस जो है उसका सममिति का अक्ष हो जाता है। जैसे देखो, एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो, जैसे CO2 मॉलिक्यूल होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, अब जरा ध्यान देना, मैं यहाँ से इसमें एक एक्सिस पास कर दिया और इस एक्सिस पर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दूँ। ठीक है, ऐसे रोटेट करूँगा। जब मैं इसको 180 से रोटेट करूँगा तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन इधर, क्योंकि मुझे 180 से इसको ऐसे घुमाना है, तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा। रोटेशन के बाद ये कैसा दिखेगा, तो जैसे ही रोटेशन होगा सी, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा घूम करके, इधर। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये वाला ऑक्सीजन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब देखो, रोटेशन से पहले भी तो CO2 ऐसा ही दिखता था, रोटेशन के बाद भी ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 180 से घुमाने पर ये वैसा ही प्राप्त हो जाता है जैसे पहले था कि नहीं था। इसको और भी सिंपल तरीके से आप ऐसे देखें, मान लो ये कोई रॉड है, ठीक, इसको मैं इस वाले एक्सिस से 180 से घुमाता हूँ। ठीक, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक, जब ये घूमेगी तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। ऐसे पकड़ के घुमा दो। ठीक, लेकिन जब इसको 180 से घुमा दोगे तब भी तो ये आपको ऐसी ही दिखेगी। इसका मतलब इस एक्सिस के अलावा इसको 180 से घुमाने पर
वही स्ट्रक्चर या वही ओरिएंटेशन प्राप्त हो जाएगा जो पहले था। पहले ये ऐसी थी, अभी भी ये ऐसी ही दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? इसलिए ये वाला एक्सिस है ना, ये इसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, AOS होगा। ठीक, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष वो अक्ष होता है जिससे अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए 360 डिग्री से कम पर, तो समान संरचना प्राप्त होनी चाहिए। अगर किसी भी एंगल से रोटेट करने पर सेम स्ट्रक्चर वापस से आ गई है तो वही एक्सिस उसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे इस फिगर के लिए ये वाला एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस एक्सिस पर 180 से रोटेट करने पर ऐसे घुमा दिया है। रोटेशन के बाद भी वही स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जो पहले थी। ठीक, ये स्ट्रक्चर अलग हो सकती थी। कब अलग हो सकती थी? देखो जरा, ये अलग हो सकती थी अगर इसके दाएं और बाएं हिस्से अलग अलग होते तो। कैसे? देखो इधर मान लो ये रेड वाला है और मान लो इधर जो है ये ग्रीन वाला है। ठीक, अब आप इसको 180 से घुमाओ, तो जब आप इसको 180 से घुमाएंगे तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, दाएं हिस्सा बाईं तरफ आ जाएगा और बाएं हिस्सा दाईं तरफ। तो फिर बताओ ये कैसा दिखेगा? तब ये आपको देखो कैसा दिखेगा। आपने रोटेशन कर दिया ऐसे इस एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा? ग्रीन वाला हिस्सा किधर आ जाएगा? इधर, और रेड वाला इधर, क्योंकि रोटेशन हुआ है। तो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिखेगा इधर और रेड वाला हिस्सा दिखेगा आपको इधर। अब ये दोनों सेम नहीं है ना, क्योंकि आपने तो इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया। जब आपने इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया तो ये ऐसे फ्लिप हो गया, तो ग्रीन इधर आ गया और रेड इधर चला गया। अब ये सेम नहीं है, इसलिए अब ये 180 से जो आपने इस एक्सिस के अलोंग घुमाया है, ये इसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस से 180 पर घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये दोनों हिस्से एक जैसे होते, जैसे यहाँ है, तो 180 से घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होता नहीं। तो अब ये इसके लिए AOS है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे हमने अभी CO2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। जब इसको मैं 180 से घुमा देता हूं तो घूमने के बाद भी ये ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसलिए ये एक्सिस इसके लिए क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग CN से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? CN से। जहां N आप कैसे निकालेंगे? N होता है 360/θ। थीटा मतलब आपने कितने डिग्री से उसे रोटेट किया है। सममिति के अक्ष को CN से लिखते हैं, जहां CN यानी N कैसे निकालोगे? 360/θ करके। ठीक है, थीटा जिस कोण से अणु को घुमाया गया है। जैसे देखो, जल के अणु को 180 डिग्री से घुमाने पर इसकी मूल संरचना पुनः प्राप्त होती है, अतः जल के अणु में C2 एक्सिस होगा। अब आप खुद ही बताएं मुझे, वाटर कैसा होता है? H2O इस तरह का मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ से एक एक्सिस पास करूँ और वहाँ से इसको 180 से रोटेट कर दूँ, ऐसे रोटेट कर दूँ, तो 180 से रोटेट करूँगा तो फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होगा तो ये वाला H किधर आ जाएगा? इधर, और ये वाला H किधर आ जाएगा? इधर। लेकिन रोटेशन के बाद भी तो आपको ये ऐसा ही दिखाई देगा ना, O ऐसे। ठीक, ये H कहाँ आ गया? घूम करके इधर आ गया, तो इधर लिख दिया। जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये H किधर आ जाएगा? इधर लिख दिया। तो मॉलिक्यूल तो वैसा ही दिख रहा है ना, 180 से रोटेशन के बाद भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब 180 से रोटेशन के बाद वही दिख रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 360/180 बराबर 2, और 2 का मतलब कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2। तो आप कहेंगे वाटर के अंदर क्या है? C2 है। देखो जरा इधर देखो, ये ऑक्सीजन है, ये H है, और ये भी क्या है? H है। अंतर करने के लिए मैंने इनको A और B लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि रोटेशन हुआ है या नहीं हुआ। मैंने इस एक्सिस से इसको 180 से घुमा दिया। कितने से घुमा दिया? 180 से। जब मैं 180 से घुमाऊंगा तो ऐसे घूम जाएगा ये, तो ये HA किधर आ जाएगा? इस तरफ, और ये HB किधर चला जाएगा? इस तरफ। अब चूंकि ये HA और HB तो एक ही है, इनमें तो कोई अंतर है नहीं। ठीक है, अलग अलग होते तो सेम स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये दोनों सेम है ना, अलग अलग नहीं होते ना एक्चुअल में, तो फिर मॉलिक्यूल आपको सेम ही तो दिखेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? मैंने आपसे यही कहा है। देखो इधर देखो, मैंने कहा ये O है और ये क्या है? H है, और ये H है। मैं इस एक्सिस के थ्रू इसको 180 से रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो घूमने के बाद भी तो ये मुझे ऐसा ही दिखेगा ना, ये H और ये क्या है? H। कोई अंतर थोड़ी है।
हालांकि ये मॉलिक्यूल घूम चुका है, ऐसे घुमा दिया है मैंने इसको, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इधर वाला H इधर आ जाएगा, इधर वाला H इधर चला जाएगा, तब भी ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसका मतलब 180 से घुमाने पर इसकी सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है, और 180 का मतलब n बराबर कितना होगा 360/180 बराबर 2, इसका मतलब वाटर के अंदर C2 होगा। क्या होगा, C2 होगा। ठीक, तो यहाँ अंतर करने के लिए हमने बस ये लिख दिया है कि H ये A है और ये H B है, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको रोटेट किया है। रोटेट किया है तो H A इधर आ गया है और H B इधर आ गया है, और वास्तव में H तो H ही होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अगर इनमें कोई अंतर नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल रोटेशन के बाद आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा पहले था। ठीक, चलिए इधर देखो। ठीक इसी तरह अमोनिया को 120 से घुमाने पर अमोनिया की संरचना में पुनरावृत्ति होती है, अतः इसमें C3 होता है। देखो भैया 120 से घुमा रहे हो तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, 360/120 कितना आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा, C3 होगा। अब देखो आप अमोनिया को देखो, अमोनिया इस तरह का मॉलिक्यूल है H, ठीक, ये H पैरामीटर होता है ना, तो ये H, और यहाँ पर क्या होता है लॉन पेयर। लॉन पेयर का आप ध्यान ना रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने वाटर में ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको इस वाले एक्सिस से पकड़कर घुमा देते हैं। ठीक, तो इनके बीच का एंगल लगभग 120 का होता है। तो जब मैं इसको 120 से घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, सही है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और 120 से घूमकर ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि सेम है, अलग अलग नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो जरा N, ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ, तो ये आ गया। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ, तो ये आ गया। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन अभी भी तो ये मॉलिक्यूल वैसा ही दिख रहा है, भले ही रोटेट हो गया। क्यों वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इस हाइड्रोजन ने इसको रिप्लेस किया है, तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आएगा तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं। तो आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो 120 से घुमाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मॉलिक्यूल अभी भी वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो जरा ध्यान दें आप लोग, ये देखो अमोनिया है, यहाँ भी मैंने केवल रोटेशन दिखाने के लिए इनमें अंतर किया हुआ है कि मान लो ये HA है, ये HB है और HC है। इस वाले एक्सिस से हमने इसको रोटेट कर दिया है। तो जब मैं रोटेट करूँगा तो ये A कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B की जगह पर। तो देखो B की जगह पर A दिखाई दे रहा है। ये B कहाँ चला जाएगा, C की जगह पर, तो C की जगह पर B दिखाई दे रहा है। और ये C कहाँ चला जाएगा, A की जगह पर, तो A की जगह पर C दिखाई दे रहा है। बट चूंकि ये सभी हाइड्रोजन तो एक ही जैसे हैं ना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मॉलिक्यूल अभी भी वैसा का वैसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जगह पर तुम ही बैठ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। 120 से रोटेशन से हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन ही आएगा, तो ओरिएंटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ओरिएंटेशन आपको प्राप्त होगा। 120 से घुमाया है तो फिर वो C3 होगा। क्या होगा, C3 होगा। ध्यान रखोगे, बेंजीन अणु में C6 और C2 अक्ष उपस्थित होते हैं। तो जरा देखो बेंजीन क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन होता है। तो बेंजीन को मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, ये बेंजीन है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बेंजीन को मैं इस वाले एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दूं तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन उल्टा होने पर भी तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कितने से रोटेट किया है, 180 से, ऐसे किया है उल्टा, ठीक, 180 से। और जब 180 से रोटेट करोगे तो कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा, C2। इसका मतलब बेंजीन के अंदर C2 होता है ना। अगर रोटेशन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है तो मैं यहाँ थोड़ा अंतर कर देता हूँ, ताकि आपको ये फील हो जाए कि रोटेशन हुआ है या नहीं हुआ। मान लो यहाँ मैं A कर दूँ और यहाँ मैं कर दूँ B। हालांकि बेंजीन में नहीं होता अंतर, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन एक जैसे होते हैं। मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो आप खुद देखें इधर क्या होगा, देखो बताओ जरा जल्दी से। रोटेट किया, ये A किधर आ जाएगा, इधर। रोटेशन से ये B किधर आ जाएगा, इधर। ठीक है, अगर ये A और B अलग अलग हैं
तब तो स्ट्रक्चर सेम नहीं आएगी। क्यों? ए की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर ए आ जाएगा। लेकिन अगर ये सेम है तो स्ट्रक्चर तो सेम आएगी। तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। लेकिन चूंकि दोनों कार्बन सेम है तो कार्बन की जगह पर कार्बन ही आया है। इसका मतलब रोटेशन के बाद भी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, ये दोनों सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि बेंजीन के अंदर C2 है। 180 से रोटेट करने पर, ये देखो इधर देखो, 180 से रोटेट करने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है तो ये A कहाँ आ जाएगा, इधर। ये B कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक। अब चूंकि बेंजीन में तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम होते हैं, तो ये कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा। स्ट्रक्चर में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। अलग अलग होते है ना, जैसे मान लो ये A और ये B कार्बन, A और B कार्बन अलग अलग टाइप के हैं। ठीक। तब तो क्या होता, A की जगह पर कौन आ जाता, B, और B की जगह पर कौन आ जाता, A। स्ट्रक्चर अलग हो जाती। लेकिन अभी बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके सभी कार्बन एक जैसे होते हैं, तो एक कार्बन की जगह पर अगर दूसरा कार्बन आ जाए तो स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से रोटेट करने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये सिर्फ मैंने A और B रोटेशन शो करने के लिए बताए हैं। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। बेंजीन में तो सभी सेम होते हैं, और सभी सेम होते हैं तो फिर आप रोटेशन कर दो, आपको लगेगा ही नहीं कि रोटेशन हुआ है। 180 से घुमा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। 180 से घूमने के बाद भी तो ये ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा। ये कार्बन कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये वाला कार्बन कहाँ दिखेगा, यहाँ। ये दोनों कार्बन सेम है तो कोई अंतर नहीं आएगा, कार्बन की जगह पर कार्बन आएगा। तो हम कहेंगे बेंजीन के अंदर C2 होता है। बेंजीन के अंदर C6 भी होता है। क्या होता है, C6। कैसे होता है वो देखो जरा, देखो इधर ध्यान देना। मैं बेंजीन को ऐसे बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, ये बोर्ड के प्लेन में रखी हुई है। और अगर मैं इसी बेंजीन को ऐसे बनाऊं, देखो जरा ध्यान देना, इस तरह से बना रहा हूं, इस तरह से। अब दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये तो बोर्ड के प्लेन में रखी हुई है रिंग, और ये ऐसे रखी हुई है। ठीक। अब जरा समझना, मैं इसके अंदर ऐसे प्लेन पास कर, वो एक्सिस पास कर दूं तो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा। ठीक। 180 से घुमा दूं तो जब 180 से घुमाएंगे तो कौन सा एक्सिस होगा, C2। तो 180 से घुमाने पर मुझे ये बेंजीन वापस वैसा ही दिखेगा जैसे पहले था, कोई फर्क थोड़ी आएगा। ये कार्बन घूमने के बाद कहाँ दिखेगा, यहाँ। ये कार्बन कहाँ दिखेगा, यहाँ। बट चूंकि दोनों कार्बन सेम है तो सेम कार्बन की जगह सेम कार्बन आ जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये C2 है। लेकिन अगर मान लो मैं एक्सिस को ऐसे पास कर रहा हूँ, तो अब 3D में जूम करना, ऐसे। ठीक है। तो ये एक्सिस मैंने कैसे पास किया, रिंग तो देखो ये वाला कैसे पास किया, रिंग ऐसे रखी है, बीच में से कट कर दिया है। रिंग तो ऐसे रखी है, अब मैंने ये एक्सिस रिंग के बीचों बीच में से पास किया है कि नहीं किया। तो अब मैं इस एक्सिस से रिंग को घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगी, अब ये रिंग घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ध्यान देना। इस एक्सिस से पास करूँ तो रिंग ऐसे थी, मैंने ऐसे ही पास कर दिया। तो मैं 180 से पास करूंगा तो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे। अभी रिंग ऐसे रखी है, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो जरा ध्यान देना। अब जरा आप लोग इधर देखें, मैंने इसी डायग्राम को ऐसे बनाया हुआ है, ये मैंने 3D में बताया है, इसी को मैंने ऐसे बनाया है। देखो ये बेंजीन रिंग है और मैंने इसके अंदर एक्सिस पास किया है। कैसे, देखो ऐसे, समझ गए। तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है और ये एक्सिस उसके बीच में से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो एक ध्यान देना एक बात, वो क्या, देखो मैं इसके सेंटर पे आऊँ, ठीक, और मैं सेंटर पर इन दोनों के बीच का एंगल देखूँ तो ये एंगल 60 का होता है। कितने का होता है, 60 का। इस एक्सिस पर अगर मैं इसको 60 से रोटेट कर दूँ, ठीक है, 60 से रोटेट कर रहा हूँ, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। 60 से रोटेशन के बाद ये कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर घूम करके। ये कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और ये वाला कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। सही है। और यहाँ जो कार्बन रहा होगा वो यहाँ चला जाएगा। अब जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा
कितने से घुमा रहा हूँ, 60 से। तो कार्बन की जगह पर कार्बन ही आएगा, और बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो भी आपको स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही मिलेगी। तो जरा ध्यान दें, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ। देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये रिंग है, और रिंग इस बार हॉरिजेंटली ऐसे रखी हुई है, इसलिए प्लेन एक्सिस ऐसे पास होगा, ठीक, ऐसे पास करूँगा, ठीक है। जब मैं एक्सिस को ऐसे पास करूँगा और 60 से रोटेट करूँगा तो क्या होने वाला है, यहाँ एंगल कितने का है, 60 का ही तो बना है, ठीक। तो जरा आप खुद ही सोच करके मुझे बता दें। देखो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये कार्बन कहाँ दिखेगा, यहाँ जो कार्बन होगा ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये कार्बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। घूमेगा तो ये घूम करके यहाँ आ जाएगा, और ये घूम करके यहाँ आ जाएगा। तो कार्बन की जगह पे कार्बन ही तो आएगा, तो कोई दिक्कत आएगी क्या, सेम वही ओरिएंटेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कितने से घुमाया है, 60 से। तो जब आप इसको 60 से घुमाएंगे तो 60 डिग्री से घुमाने का मतलब क्या करना है, 360/60, और ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 6, और 6 का मतलब C6। तो बेंजीन के अंदर C6 भी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इधर देखो सभी लोग, देखो ऐसे पास किया है, 180 से घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे फ्लिप हो गए। 180 से घुमाने का मतलब C2 होता है। क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है, मैंने अंतर करने के लिए भले ए भी लिखा है, इसका मतलब सेम है, तो सेम ही स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगी, ठीक। यहाँ देखो ये रिंग कैसे रखी है, ऐसे, और ये एक्सिस उस रिंग में ऐसे बीच में से पास होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। इन दोनों के बीच का एंगल कितने का है, 60 का। तो जब मैं घुमाऊंगा तो ये एफ घूमकर कहाँ आ जाएगा, ए की जगह पर, तो एफ मुझे यहाँ दिखेगा। ये ए घूमकर कहाँ आ जाएगा, बी की जगह पर। ये बी घूमकर कहाँ चला जाएगा, सी की जगह पर। सी घूमकर कहाँ चला जाएगा, डी की जगह पर। डी घूमकर कहाँ चला जाएगा, ई की जगह पर। और ई खुद कहाँ आ जाएगा, एफ की जगह पर, ठीक। पर बात यह है कि यहाँ ए बी सी डी ई एफ सभी कार्बन सेम है। इसका मतलब सेम कार्बन की जगह पर क्या आएगा, सेम कार्बन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर में कोई अंतर आएगा, कि कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग।